मौजूद सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, साबिक़ सदर शोबा उर्दू बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी जम्मू व कश्मीर आपकी खिदमत में अपनी एक ताज़ा तहरीर करदा कहानी सन्यास पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे गौर से सुनेंगे। वो कम उम्री ही से मज़ाहिर फ़ितरत पर गौर व फिक्र करने का आदी था। कभी वो आसमान की वसअतों पर नज़रें दौड़ाता तो कभी गर्दिश लैल व नहार के बारे में सोचता। कभी वो मौसमों के तग़य्युर व तबद्दुल, फलकबोस पहाड़ों, दश्त व सहरा, आग, पानी, हवा, बारिश, धूप, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे और हशरातुल अर्ज़ के बारे में सोचते सोचते खालिक़े कायनात की सन्नाई पर शशदर रह जाता। तो कभी वो अपने जिस्म व जान पर गौर व फिक्र करने के बाद अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे ज़िंदगी का जत्न करने लगता। उसने सुन रखा था कि खामोशी आदि इबादत है, इसीलिए वो ज़्यादातर खामोश रहने को तरजीह देता था। बल्कि उसने खामोशी को मौजू बनाते हुए खामोशी के फ़ायदे उन्वान से अखबार में एक मुफस्सल व मुफीद मज़मून भी शाया करवाया था। लेकिन हाँ, उसकी खामोशी गूंगों वाली खामोशी भी नहीं थी। जब भी और जहाँ कहीं भी वो जुल्म व ज़्यादती, हक़ तलफ़ी और ज़ोर ज़बरदस्ती होते देखता तो बड़े मुहज़्ज़िब तरीके से एहतिजाजी रवैया इख्तियार करता। सियाह को सियाह और सफ़ेद को सफ़ेद कहने का मिजाज उसे कुदरत की तरफ से वदीयत हुआ था। बालिग होने से पहले ही वो बड़ी इल्म व हिकमत की बातें करने लगा था, ऐसी बातें जिन्हें सुनकर उसके वालिदैन और ख़ानदान वाले हैरान रह जाते। इसीलिए उसके वालिदैन ने उसका नाम बसीरत अफ़रोज़ रखा था। उसकी दीनी तरबियत और दुनियावी तालीम में उसके वालिदैन और असातिज़ा ने अहम किरदार अदा किया था। उसके वालिद साहब अगरचे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो अक्सर कहा करते थे कि बच्चे का दिलो दिमाग एक साफ़ और शफ़ाफ़ खाली बर्तन की मानंद होता है। उसमें जो कुछ भी डाला जाएगा वो उसमें महफूज रहेगा, या एक सफ़ेद कोरे कागज़ की तरह होता है, उस पर जो कुछ भी लिखा जाएगा वो उस पर नक्श होकर रह जाएगा। बसीरत अफ़रोज़ की ज़हानत, मतानत और मेहनत ने उसे मैट्रिक और बीए के इम्तहानात में पोजीशन होल्डर बना दिया था। उसने जिस मदरसे में इब्तदाई तालीम हासिल की थी वहाँ मकसद हयात व कायनात समझाया जाता, आदाब ज़िंदगी सिखाए जाते। उस मदरसे में अरबी, उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और हिंदी पढ़ाई जाती थी। उसने मैट्रिक तक की तमाम ज़बानें सीख ली थीं, लेकिन मैट्रिक के बाद उसकी दिलचस्पी हिंदी और अंग्रेज़ी के साथ ज़्यादा बढ़ गई थी। वो ग्रेजुएशन के दौरान ही हिंदी में कहानियाँ लिखने के साथ साथ शायरी भी करने लगा था। कुछ उर्दू वालों को जब ये मालूम हुआ कि बसीरत अफ़रोज़ उर्दू के बजाय हिंदी में शायरी करता है और कहानियाँ लिखता है, तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन पर किसी हद तक उससे अपनी खफगी का इजहार किया था। बसीरत अफ़रोज़ ने उन्हें ये जवाब दिया था कि ज़बानें मज़हब, रंग व नस्ल, ज़ात पात, फ़िरका परस्ती, तासुब और अलाक़ायत परस्ती से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं, बल्कि ज़बानें वसीला इजहार की हैसियत रखती हैं। उसने इस बात पर भी ज़ोर दिया था कि ज़बानों से गहरी वाक़फ़ियत हर कलमकार के लिए निहायत ज़रूरी है। उसकी गज़लें, नज़में और कहानियाँ ग्रेजुएशन के दौरान ही मुल्क और बैरून मुल्क के अहम और मियारी हिंदी के रसाइल व जराइद में छपने लगी थीं। उसकी ज़बान में सहरंगेज़ी, बयान में शगुफ़्तगी और लताफ़त पाई जाती थी। नए मौज़ूआत पर बसीरत अफ़रोज़ की कहानी और उसकी गज़लिया व नज़मिया शायरी ने अदबी हलकों में एक धूम सी मचा दी थी। हिंदी में MA का इम्तिहान देने के बाद जब उसका नतीजा आया तो उसने पहली पोजीशन हासिल की थी। उसी साल रियासती गवर्नर ने उसे एक कन्वोकेशन में गोल्ड मेडल MA की सनद के साथ दिया था। उस मौके पर वो खुशी के मारे फूले नहीं समाया था। हिंदी में MA करने के 2 साल बाद ही उसका नावल बहाव, बहावना और भविष्य ज़ेवर तवाद से आरास्ता होकर मंजर आम पर आ गया था। अब उसने न सिर्फ हिंदी अदब के मुमताज़ अदीबों और शायरों के अदबी शाहकार के मुताले तक अपने आप को महदूद रखा, बल्कि अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी और संस्कृत अदब के बुलंद पाया अदीबों और शायरों की नसरी व शरी तख्लीक़ात को भी लफ्ज़ लफ्ज़ पढ़ना शुरू किया था। तब उसे ये महसूस हुआ था कि वो तालाब से निकल कर इल्म व अदब के समंदर में गोताज़नी कर रहा है। कुछ महीने के बाद ही उसे अपनी मेहनत और खुदादाद ज़हानत की बुनियाद पर सरकारी मुलाजमत मिल गई। ज़रिया आमदनी से उसके अदबी ज़ौक़ को और तक़वियत मिली। 2 साल के बाद उसकी शायरी का मजमुआ धरती में समाए शाया हुआ तो उसके कुछ मुखलिस और खैरख्वाह दोस्तों ने उसे मुबारकबाद देते हुए मजमुआ अरसाल करने की फरमाइश की थी, लेकिन ज़्यादातर लोग
हसद की आग में जलते रहे। तकरीबन 2 साल के बाद उसकी कहानियों का मजमुआ मधु सौगंध शाया हुआ तो उसकी भी अदबी हलकों में खासी पजीराई हुई। 1 साल के बाद बसीरत अफरोज़ के वालिदैन ने उसकी शादी एक दीनदार घराने की तालीम याफ्ता लड़की गुले लाला के साथ कर दी। उसने अपना अदबी सफ़र जारी रखा। उसके मद्दाहों और चाहने वालों का एक वसी हल्का पैदा हो चुका था। मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पे उसकी शायरी और कहानियाँ काफ़ी मकबूल हो रही थीं। वो शायरी की तमाम बारीकियों और कहानी के फ़नी लवाजिमात से ना सिर्फ वाकिफ़ था बल्कि उन्हें बेहतर तौर पर बरतना भी जानता था। उसे अखलाकी और रूहानी कदरें नहायत अजीज़ थीं। वो हयात व कायनात पर अक्सर गौर व फिक्र करता रहता था। समाजी, नफ्सियाती और तहजीबी इंतशार पर अक्सर उसकी नज़रें रहती थीं। वो अपनी शायरी और कहानी के ज़रिए समाज में ज़हनी बेदारी और एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करने का ख्वाहिशमंद था। नावल तो वो पहले ही लिख चुका था, लेकिन अब उसने ड्रामा निगारी भी शुरू कर दी। 1.5 साल में उसने 20 टीवी ड्रामों का एक मजमुआ आशा में निराशा शाया करवाया तो उसके हरीफों ने भी उसकी तख्लीकियत का लोहा माना। गर्दिश रोज़ व शब में बसीरत अफरोज़ का वजूद मुख्तलिफ़ खानों में बढ़ता चला गया। वालिदैन के हकूक़, रिश्तेदारी, बीवी बच्चों की ज़िम्मेदारी, हकूक़ुल्लाह और हकूक़ुल इबाद की अदायगी के एहसास ने आहिस्ता आहिस्ता उसके सियाह बालों में सफ़ेदी पैदा कर दी। मोहित तो वह बचपन ही से था, लेकिन हयात व कायनात के तजुर्बात व मुशाहिदात ने उसकी दीनी और अदबी ज़िंदगी में और ज़्यादा निखार पैदा कर दिया। एक रोज़ बसीरत अफरोज़ लिखने पढ़ने में मसरूफ़ था कि इसी दौरान उसके दोस्त नैन कमल का फ़ोन आया। बसीरत अफरोज़ ने हेलो कहा तो नैन कमल ने पूछा, क्या हाल है मेरे दोस्त, आप सब खैरियत से हैं ना? बसीरत अफरोज़ ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, आज कैसे याद किया? नैन कमल ने कहा, बस यूँ ही दिल ने चाहा कि अपने दोस्त की खैरियत मालूम करूँ। इसके अलावा एक ज़रूरी इत्तला ये देना चाहता हूँ कि हमारे शहर की एक अदबी तंजीम हम सब साहित्यकार ने परसों एतवार को 4 अहम कहानीकारों से उनकी कहानियाँ सुनने का प्रोग्राम रखा है, जिसमें आपका नाम भी शामिल है। इसलिए आप एतवार को अपनी कहानी लेकर गोल हाल में पहुँच जाएँ। बसीरत अफरोज़ ने पूछा, वहाँ कितने बजे पहुँचना है? नैन कमल ने कहा, पूरे 10 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। एतवार को बसीरत अफरोज़ पूरे 10 बजे गोल हाल में पहुँच गया। हाल मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदीबों और शायरों से खचाखच भरा हुआ था। इस अदबी प्रोग्राम की निज़ामत जनजन लाल फरमा रहे थे। उन्होंने बड़े आदाब व अलकाब के साथ सबसे पहले प्रोफेसर कल्ब मिस्की, उसके बाद प्रोफेसर मनमोहन चावला, प्रोफेसर मनप्रीत सिंह और आखिर में प्रोफेसर रंगीन अहमद को ऐवान सदारत में बैठने को कहा। आज के इस प्रोग्राम की सदारत प्रोफेसर कल्ब मिस्की को सौंपी गई। उनके अलावा प्रोफेसर मनमोहनी चावला को मेहमान ख़ुसूसी, प्रोफेसर रंगीन अहमद को मेहमान जी वक़ार और प्रोफेसर मनप्रीत सिंह को मेहमान एजाज़ी करार दिया गया। इसके बाद झंझन लाल ने सामीन और नाज़रीन को मुखातिब करते हुए कहा, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज के इस प्रोग्राम में हमारे शहर के 4 अहम कहानीकार अलग अलग ज़बानों में अपनी कहानियाँ आपके सामने पढ़ेंगे। उनमें पहला नाम हिंदी के मशहूर व मारूफ़ कहानीकार मोहतरम बसीरत अफरोज़ का है। दूसरा नाम जनाब नंदन लाल चोपड़ा का है, जो उर्दू में अपनी कहानी पढ़ेंगे। तीसरी कहानी मोहतरमा तबस्सुम जान की होगी, जो फ़ारसी में कहानी पढ़ेंगी। और आखिरी कहानी जनाब गौतम सिंह की होगी, जो पंजाबी में अपनी कहानी पढ़ेंगे। नाज़िम की तरतीब के मुताबिक सबसे पहले बसीरत अफरोज़ को माइक पर कहानी पढ़ने के लिए बुलाया गया। वो बड़ी आजी व इंकिसारी के साथ आगे स्टेज पर आया और ऐवान सदारत में तशरीफ़ फरमा अहम शख्सियात के सामने आदाब बजा लाते हुए अपनी तहरीर करदा कहानी 2 जन्म 2 मरण पढ़ना शुरू की। सामाईन उसकी कानों में रस घुल देने वाली आवाज़, कहानी में पेश किए गए वाक़यात की मंतकी तरतीब, किरदारों की आपसी दिलचस्प बातचीत, उनकी नफ्सियात, माहौल व मंजर निगारी और तहय्युर व तजस्सुस कायम रखने के मुनफरिद अंदाज से महजूज हो रहे थे। सामीन हमतन गोश बसीरत अफरोज़ की कहानी सुन रहे थे, बीच बीच में तालियां भी बजा रहे थे और जब कहानी का इख्तिताम हुआ तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इन तालियों की गूंज ज़ाहिर कर रही थी कि बसीरत अफरोज़ की कहानी 2 जन्म 2 मरण फ़नी एतबार से मुकम्मल और मौज़ूआती एतबार से एक मुनफरिद कहानी है। बसीरत अफरोज़ ने अपनी इस कहानी में ये साबित कर दिया था कि इंसान इस दुनिया में 2 तरह का जन्म लेता है और 2 तरह से उसकी मौत हो जाती है। बसीरत अफरोज़ के बाद झंझन लाल ने नंदन लाल चोपड़ा को अपनी कहानी सामीन की समातों की नज़र करने की दावत दी। उसकी कहानी का मौजू जहेज़ था। उसके बाद तबस्सुम जान ने फ़ारसी में कहानी पढ़ी, उसका मौजू तलाक़ था।
आखिर पर जब गौतम सिंह ने कहानी पढ़ी तो उसका मौजू शराब था। कहानीकारों की कहानियाँ सुनने के बाद नाज़िम झंझन लाल ने ऐवान सदारत में तशरीफ़ फरमा अहम शख्सियात को बारी बारी इन चारों कहानियों के बारे में अपने अपने तासुरात के इजहार की दावत दी। प्रोफेसर रंगीन अहमद ने मसरत अफरोज़ की कहानी के बारे में कहा, बसीरत अफरोज़ साहब की कहानियों को मैंने मुख्तलिफ़ रसाइल और अखबारात में पढ़ा है। इनकी कहानियाँ वाइज़ाना नौइयत की होती हैं। मेरा ख़याल है कहानी में जिनसी तलज़्ज़ुज़ और निस्वानी जमालियात की पेशकश कहानी को पुरलुत्फ़ बनाती है। रंगीन अहमद के बाद जब प्रोफेसर मनमोहनी चावला को अपने तासुरात के इजहार की दावत दी गई तो वह अपनी रंगीन साड़ी का पल्लू संभालती हुई माइक के सामने आई और कहने लगी, मैंने चारों कहानियाँ बड़ी तवज्जो और ध्यान से सुनी हैं। जहाँ तक पहली कहानी दो जन्म दो मरण का ताल्लुक़ है, कहानी किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन एक बात कहना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, वो ये कि हमारे कहानीकारों को कहानियाँ लिखने का शौक़ तो होता है, लेकिन वो कहानी के फ़न से वाकिफ़ नहीं होते। बसीरत अफरोज़ प्रोफेसर मनमोहनी चावला की बातें सुनकर आग बगोला हो गया। उसने अपने आप से कहा, ये खातून यूनिवर्सिटी के तलबा को कहानी के अज्जाए तरकीबी देख के पढ़ाती है, तख्लीकी जौहर से ये आ रही है और यहाँ ये कहानी के फ़न पर अपनी महारत जता रही है। आखिर पर जब साहिब सदर प्रोफेसर कालिब मिस्की को सदारती कलिमात के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा, तमाम कहानीकारों को मुबारकबाद, पहली कहानी को छोड़कर बाकी 3 कहानियों ने मुझे बहुत मुतासिर किया। जहाँ तक जनाब बसीरत अफरोज़ की कहानी का ताल्लुक़ है, इसमें मुझे सादत हसन मंटो जैसी कहानी नज़र नहीं आई। देखिए, मंटो ने तवाइफ़ों के कोठों पर जाकर उनकी ज़िंदगी को अपनी कहानियों में किस आला फ़नकारी से पेश किया है। बसीरत अफरोज़ की कहानियों में हमें शबाब, शराब, कबाब और रबाब का कहीं भी ज़िक्र नहीं मिलता है। बस इनकी कहानियाँ हमें फ़िक्री इर्तकाज़ और एहसास की दौलत से मालामाल नज़र आती हैं। सदारती कलिमात के बाद प्रोफेसर कालिब मिस्की अपनी कुर्सी पर बैठ गए। झंझन लाल ने आज की सादवी महफ़िल में आए मेहमानों और शुरका का शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ देखते देखते गोल हाल खाली हो गया। उदबा और शौरा अपने अपने घरों को चले गए। बसीरत अफरोज़ जब अपने घर में पहुंचा तो किसी हद तक मायूस था। वो इल्म व हुनर के बारे में गौर व फिक्र करने लगा। उसके दिमाग में बार बार ये सवाल पैदा हो रहा था कि इल्म क्या है और हुनर क्या है। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचा कि साइंसी, तकनीकी और जदीद तालीमी अदारों में हुनर सिखाया जाता है, इल्म कुछ और चीज़ है। इल्म वो है जिससे मारफत इलाही हासिल हो, जिससे ना सिर्फ हयात व कायनात के बारे में जानकारी हासिल हो, बल्कि मरने के बाद वाली अब्दी ज़िंदगी के बारे में कामयाबी का इल्म हो। फिर उसके नर्म व नाजुक और दर्दमंद दिलो दिमाग से ख़याल एक एहसास बनकर आया कि शायरी करना और कहानियाँ लिखना भी एक हुनर है। तब उसने ये तहिया कर लिया कि वो आज के बाद ना तो शायरी करेगा और ना ही कहानियाँ लिखेगा, बल्कि हमेशा हमेशा की कामयाबी का इल्म सीखेगा। कुछ अरसे तक जब उसकी गज़लें, नज़में और कहानियाँ अखबारात और रसाइल में शाया नहीं होने लगीं तो उसके मियारी अदब के शैदाइयों के उसे फ़ोन आने लगे। वो उन्हें इधर उधर की बातें कहकर टाल देता, लेकिन जब एक रोज़ उसके गहरे दोस्त बहराम, प्रेम गोपाल और मंजूर नज़र एक गाड़ी में उसके घर पर आए तो तब बसीरत अफरोज़ को मजबूरन उन्हें अपनी अदबी ज़िंदगी से संन्यास लेने के बारे में कहना पड़ा। बसीरत अफरोज़ के कमरे में चारों तरफ शेल्फ़ों में हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी और फ़ारसी की बड़ी ज़ख़ीम किताबें भरी पड़ी थीं। ये तीनों दोस्त उसकी शायरी और कहानियाँ बड़े शौक़ से पढ़ते थे। उनका शुमार संजीदा क़ारीन में होता था। प्रेम गोपाल ने बसीरत अफरोज़ से कहा, मेरे दोस्त, आखिर तूने क्यों अदबी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली? आखिर वजह क्या है? बसीरत अफरोज़ ने जवाब दिया, मेरे दोस्तों, मेयारी अदब पढ़ने और लिखने वाले लोग अब नहीं रहे, क्योंकि लोग इस इंटरनेट की दुनिया में तकरीबन 16 घंटे मोबाइल फ़ोन पर रहते हैं। किताबें अपना मातम कर रही हैं। ये देखिए, मेरे आसपास किताबों के अंबार लगे हुए हैं। इनमें बहुत सी किताबों को मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। एक दिन जब मैं दुनिया से चला जाऊँगा तो मेरे बाद मेरी इन किताबों को पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। मंजूर नज़र ने कहा, बसीरत यार, मेरी राय यह है कि लिखना पढ़ना जारी रख। बहराम ने मंजूर नज़र की तायद की, लेकिन बसीरत अफरोज़ खामोश रहा। कोई 2 घंटे तक बसीरत अफरोज़ के दोस्त उसके साथ हंसी मजाक की बातें और अदबी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहे और उसके बाद बसीरत अफरोज़ से रुखसत लेकर बाहर अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चले गए। अभी कोई आधा ही घंटा हुआ था कि बसीरत अफरोज़ को फ़ोन पे ये मायूस कुन खबर सुनने को मिली कि उसके तीनों दोस्तों की गाड़ी एक बड़ी गाड़ी के साथ टकरा गई है, जिसमें प्रेम कुमार जाए हादसा पर ही दम तोड़ बैठा है, जबकि मंजूर नज़र और बहराम शदीद तौर पर ज़ख्मी हालत में
अस्पताल भेज दिए गए हैं। ये खबर सुनते ही बसीरत अफरोज़ अपनी गाड़ी में बैठा और अस्पताल चला गया। उसके घर दोस्त इमरजेंसी वार्ड में इंतहाई नाजुक हालत में थे। उसने उन्हें दूर ही से देखा, उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। अस्पताल से निकल वो प्रेम गोपाल के घर चला गया। वहाँ पर प्रेम गोपाल की लाश को फर्श पर रखा गया था। उसके वालिदैन, भाई बहनें और रिश्तेदार चीख चीख के उसका मातम कर रहे थे। बसीरत अफरोज़ ये हाल देखकर इंतहाई मायूस हुआ। दूसरे दिन प्रेम गोपाल की अर्थी उठी तो बसीरत अफरोज़ भी उसके साथ साथ शमशान घाट पर गया। कुछ ही वक्त के बाद चिता तैयार हो गई। फिर प्रेम गोपाल को नज़र आतिश कर दिया गया। दूसरे दिन मंजूर नज़र ने ज़ख्मों की ताब ना लाकर अस्पताल में दम तोड़ दिया। बसीरत अफरोज़ फ़ौरन उसके घर पहुंचा। मंजूर नज़र की बीवी बच्चे उसकी लाश के साथ लिपट कर रो रहे थे। उसके घर में एक कोहराम समचा हुआ था। कुछ ही वक्त के बाद उसकी तहजीज़ व तकफीन शुरू हो गई। देखते देखते मंजूर नज़र सब की नज़रों से हमेशा के लिए ओझल हो गया। तीसरे दिन ये खबर आई कि बहराम भी अस्पताल में दम तोड़ बैठा। बसीरत अफरोज़ का दिमाग ये खबर सुनकर चकराने लगा। वह फ़ौरन उसके घर जा पहुंचा। वहाँ भी सफ़े मातम बिछ चुकी थी। बहराम पारसी था, इसलिए उसके वालिदैन और ख़ानदान वालों ने उसकी लाश को अपने अक़ीदे के मुताबिक खुले मीनार नुमा इमारत में रख आए ताकि मुर्दार खोर परिंदे उसकी लाश को खा जाएं। देखते देखते बड़े बड़े गिद्ध न जाने कहाँ से ओढ़ के बहराम के खूबसूरत जिस्म को नोच नोच कर खाने लगे। इधर बसीरत अफरोज़ की आंखें आंसू बहा रही थीं। शुक्रिया।